सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुद्रव्यास। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सेफ होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। हमारा पेपर है 27 तारीख को इंग्लिश का, और उससे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पेपर में लिखना कैसे है। बिकॉज आता है नहीं आता है वो सेकेंडरी पॉइंट है। जिसको नहीं आता है उसका भी काम मतलब बिना पढ़े भी हो जाता है कभी कभी। सीरियसली, अगर आपको लिखना आता है ना कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है चीज़ों को, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं आपको आता है नहीं आता है। समझ रहे हो बात को? कभी कभी हमें क्या होता है, कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, पर जैसे दिख रही अच्छी है ना, तो हम सोचते हैं वाह यार ये बढ़िया चीज़ है यार, क्योंकि दिख अच्छा रहा है। मैंने मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल किया है। मुझे नहीं आता था पेपर में बहुत बार, पर सुंदर दिखाने की वजह से वो नंबर बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि सामने वाले को पढ़ने में भी आसानी रहती है। क्या सुंदर लिखाने का मतलब है राइटिंग अच्छी होनी चाहिए? नहीं। क्या सुंदर लिखने का मतलब है डिज़ाइन करना है बैठ के? नहीं। तो क्या मतलब है भैया सुंदर लिखने का? वो मैंने एक पेपर बनाया है, ठीक है। आपका जो सैम्पल पेपर है इस बार का सोशल साइंस का, ठीक है, मैंने उसी को सॉल्व किया है। अब हर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाइज डिफर करता है कैसे सॉल्व करना है, वो मैं थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके बता दूंगा आपको। बट वी आर जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एसएसटी, ठीक है। आपका इंग्लिश भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, मैथमेटिक्स थोड़ा डिफरेंट होगा बस, ठीक है। और साइंस में आपको पता है डायग्राम्स होते हैं, बट मेजरली मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि हमें क्या किस पेन से लिखना है। सबसे पहले पेन की बात आती है, तो बॉल का पेन लेना है, ब्लू का, ठीक है। अब इसके लिए कोई 50 रुपये का पेन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5-10 रुपये का जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, फ्लो जिसका अच्छा आ रहा हो, ठीक है, वो लेना है। पेंसिल रखना है, स्केल रखना है। बात समझ में आ रही है? ग्रेट। अब लिखना कैसे है, किस सीक्वेंस में पेपर को सॉल्व करना है? देखिए, सीक्वेंस वो फॉलो करना है, डिपेंड ऑन पेपर टू पेपर। ये भी पेपर टू पेपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, किसी एक पेपर में आपको सेक्शन डी पहले पूरा आता है, तो पहले सेक्शन डी कर दो। पर हाँ, जिस सेक्शन को उठा रहे हो वो पूरा सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए से एक क्वेश्चन किया, फिर सेक्शन बी से दूसरा क्वेश्चन किया, सेक्शन डी से तीसरा क्वेश्चन किया, फिर सेक्शन ए से दूसरा क्वेश्चन किया। ऐसी मूर्खता नहीं करनी है, ठीक है। आता हो या नहीं आता हो वो आपको डिसाइड करना है। मान लो डी में 4 क्वेश्चन है, जिसमें से मेरे को 3 आते हैं, और ए में मुझे 2 ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी 4 हैं। तो पहले मैं कौन सा करूँगा? डी करूँगा, जिसमें वो 3 क्वेश्चन आते हैं। साइमल्टेनियस में फोर्थ वाला भी लिखूंगा ही लिखूंगा उसी के अंदर। ऐसा नहीं करूंगा कि 3 डी के लिख दिया और फिर ए पे शिफ्ट हो गया, नहीं। सेक्शन उठाया पूरा लिखूंगा, पर 3 जो शुरू के आते हैं वो बहुत शानदार लिखूंगा, और जो चौथा आता है वो अपने दिमाग से लिखूंगा। एक बच्चा पूछ रहा था, भैया मन से कैसे बनाएंगे? आज नहीं बन पा रहा है, पर विश्वास मान कि जब चीज़ों को हिंदी में पढ़ लेगा ना, उस समय बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, तो समरी पढ़ के चले जाओ, बुक रीडिंग कर लो, मैंने बताया स्ट्रैटेजी। आज तुम सोचोगे ना, अरे यार मैं क्या लिखूं, नहीं आएगा, पर एग्जाम के टाइम पे सब लिख दोगे। मैं बोल रहा हूँ ना, लिख दोगे। मैंने तो वापरा है यार, मुझे तो मैंने पूरा एप्लीकेबल अपनी लाइफ में किया है। ऐसा ही होता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा बात समझ में आ गया है कि सबसे पहले सेक्शन वाइज डिवाइड करना है, कि पहले सेक्शन कौन सा करूंगा मैं। डी कर रहा हूँ, सी कर रहा हूँ, बी कर रहा हूँ, ए कर रहा हूँ, वो आप डिसाइड करो जिसमें आपको आता है। सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। फिर स्टार्टिंग से सेक्शन ए बी सी डी चलने दो। क्यों? क्योंकि सामने वाले को वैसे ही पता है कि यार ये सबसे प्रॉपर फॉर्मेट है। नहीं आता है तब हम सोचेंगे। और ये भी आप पेपर को प्रैक्टिस करोगे ना, तब पता चलेगा कि टाइम किस में कम लग रहा है, कौन सेक्शन में ज़्यादा लग रहा है, तो उससे आप एनालिसिस कर सकते हो। मेरा मानना है कि जिसको सब कुछ आता है वो ABCD करो, ठीक है, विदाउट थिंकिंग के पहले कुछ छूट जाएगा वगैरह वगैरह, सब फालतू की बात है। और जिसको सब कुछ नहीं आता है, फिर वो देखो किस सेक्शन में ज़्यादा आता है, बस, ठीक है, वो वाला करो। अब मैं बताता हूँ लिखना कैसे है। आपके हर सेक्शन में ऐसे होने वाला है, हर सब्जेक्ट में ऐसे होता है। SST का एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले ऊपर लिखना है सेक्शन ए, ठीक है, मतलब कौन सा सेक्शन है। ऐसे ऊपर एक लाइन छोड़ो, सेकंड लाइन में लिखो, ठीक है। फिर नंबर 1 डाला। अब मान लो MCQs है, तो आपको ऐसे लिखना है सी, ठीक है, कि कौन सा सही है उसके अंदर 4 में से, हाइफन। फिर बच्चे क्या करते हैं कि चलो 1 का सी है, 2 का डी है, 3 का ए है, 4 का डी है, ऐसे लिख के बस एग्जाम में लिख देते हैं। अरे क्या पागल हो क्या? ऐसे नहीं लिखते हैं। सी लिखा, फिर जो उसका ऑप्शन दे रखा है वो भी लिखो,
ठीक है, ताकि उस बंदे को खोलने की जरूरत ना पड़े पेपर, वो समझ जाए कि ठीक है यही आंसर है इसका। तो इस तरीके से करना है, बात समझ में आ रही है? और इस तरीके से पूरा सॉल्व करना है। ये देखो मैंने पूरा कर रखा है, लाइन छोड़ छोड़ के बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। भैया हमारी सुंदर हैंडराइटिंग नहीं है, कोई बात नहीं, पर लाइन छोड़ के तो लिख सकते हो ना, एक एक लाइन। जैसे मैंने लिखा है 7। कुछ बच्चे, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 6 का डी, नेक्स्ट लाइन में 7 का ए, 8 का बी, 9 का ए, ये ऐसे करके लिख। अरे यार क्यों? अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहाँ लिख रखा है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है ये चीज़? बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी मेरे हिसाब से, आई नो नहीं लग रही होगी, पर उसी कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। तो वही बात है, आप भी तो समझो कि अगर मैं एक एग्जामिनर होता और मुझे कॉपी चेक करनी होती तो मुझे क्या अच्छा लगता। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मैंने पूरा सेक्शन सॉल्व किया, देखो है ना, ये ऐसे कर लिया। मान लो अब सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी आया तो हर क्वेश्चन में वो कुछ पूछना चाहता है। जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, 2 फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिकन ड्यूरिंग 1929। एक क्वेश्चन पूछा, कुछ बच्चे डायरेक्टली क्या लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट। मैंने क्या करा, पहले हेडिंग लिखी, हाँ यहाँ मैंने ब्लैक से लिख दी है, आई नो कि कभी कभी अलाउ नहीं होता है, ठीक है, पर मैंने तो देखो यार सच बताऊँ, मैंने तो ब्लैक से भी लिखा था पेपर में है ना, अलाउ होता है नहीं होता है आई नो नहीं होता है, बट मैंने लिख दिया था। फिर मैं अंडरलाइन कर रखा है, ये देखो, फिर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसलिए पूरा स्केल पेंसिल होनी चाहिए। टॉपिक पहले क्या है, चाहे क्वेश्चन पेपर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर गलत मत डाल देना भाई साहब, है ना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। डाला, उसके बाद इतना मार्जिन छोड़ा, ठीक है, यहाँ नहीं करना है ये 1 2 ये ऐसे नहीं लिखना है, अंदर लिखना है। बात समझ में आ रही है? और फिर अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में पॉइंट वाइज लिखना है। भैया मैथमेटिक्स में पॉइंट वाइज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, फिर उसमें स्टेप्स होती है ना, वहाँ फॉर्मूलेस होते हैं। मैथमेटिक्स का जब पेपर आएगा ना तब बताऊंगा मैथमेटिक्स का पेपर को प्रेजेंटेशन कैसे करना है। फिलहाल मैं तुम्हें जो सब्जेक्टिव होते हैं ना उसमें बता रहा हूँ। इंग्लिश में भी ऐसे कर सकते हो, वैसे इंग्लिश में स्टोरी लिखनी होती है पैराग्राफ वाइज, तो या तो पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज। तो पॉइंट वाइज तो समझ में आ रहा है, पैराग्राफ हो तो पैराग्राफ 2 या 3 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और एक आंसर में कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ होने चाहिए, जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया, जैसे अपन लेटर में नहीं लिखते ऊपर सैल्यूटेशन, ठीक है, मतलब इंट्रो, वही कि टू डियर, ये एड्रेस और वगैरह वगैरह, सब्जेक्ट है ना, फिर हम लिखते हैं मेन बॉडी, फिर लिखते हैं हम लास्ट में कंक्लूजन। सिमिलरली विथ क्वेश्चन आंसर्स, पहले लिखो इंट्रोडक्शन क्या है, क्या समझ में आ रहा है, फॉर एग्जांपल राइटर का नाम पूछ लिया, पोएट का नाम पूछ लिया, ये पोएम है, उसका राइटर ये है, और उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, भले पूछा हो ना पूछा हो पर लिखना है, ठीक है, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट, ऐसे कुछ भी करके। देन एक लाइन छोड़ी, फिर लिखना है मेन पार्ट बॉडी का कि वो पूछा क्या है उसने, और लास्ट में कंक्लूजन। इसे कहते हैं आंसर फ्रेमिंग, आंसर को हमने फ्रेम किया है, ठीक है। नहीं आता होगा ना तो भी लिख दो यार, कुछ तो लिखो। उस चैप्टर से मान लो ये नहीं आ रहा है, पर उस चैप्टर का तो आता होगा ना। छोड़ने पे नंबर कटते हैं, लिखने पे नंबर मिलते हैं, ये यहाँ पे बिठा लो कि अगर छोड़ के आया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर मैंने लिखा है तो मुझे नंबर मिलेगा। बात क्लियर है? दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। देखो सिमिलरली मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये कर रखा है, सब पॉइंट वाइज लिख रखा है, ठीक है। देखो ये, हाँ भैया एक चीज मैंने तुम्हारे पेपर में देखी है, वो बहुत ज्यादा फॉलो करनी है हमको। ज्ञान नहीं देना है फोकट का, नहीं आता है तो समझ में आता है ज्ञान देना, पर आता है तो ज्ञान नहीं देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख दो, 3 से 4 पॉइंट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5-6 पॉइंट लिख दो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7-8 पॉइंट लिख दो, इससे ज्यादा नहीं लिखना। कोई क्या होता है 12-12 13-13 पॉइंट लिख के आते हैं, अरे मुझे आता है मैं लिखूंगा ना, क्या सेंस है। क्वेश्चन में ऊपर लिखा रहता है इतने वर्ड्स में लिखना है, यू नॉट नीड टू क्रॉस दैट लिमिट। अगर बोल रहा है 80 वर्ड, 80 से 90 कर ले भाई, 120 करने 150 250 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि तू कितना भी लिखे नंबर उतने ही मिलने वाले हैं। मैंने ये गलती करी, देखो मैं कॉलेज टाइम पे क्या करता था पता है, कि जो 2 मार्क का क्वेश्चन होता था ना या 3 मार्क का क्वेश्चन, उसके लिए 2-3 पेज लिखता था मैं, 2-3 पेज। और वही एक बच्चा है वो आधा पेज लिखता था, उसको भी 3 मार्क्स मिलते थे, मुझे मिलते थे। ऑब्वियसली मेरे फुल आउट ऑफ फुल आते थे हमेशा, बट द पॉइंट इज मैंने टाइम लगाया, उसका भी 1.5 घंटे में हो जाता था, मेरा 3 घंटा पूरा लेता था मैं। समझो बात को, वॉट इज रिक्वायर्ड यू नीड टू राइट दैट, है ना। अभी आप बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम के तरीके से सोचो। कॉलेज का एक्सपीरियंस नहीं बता सकता मैं, उसमें मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा, बट मैं सिर्फ कह रहा हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं करते, ठीक है।
इस तरीके से आपको लिखना है। फिर सेक्शन आया, फिर ये लिखो। ये देखो सेम चीज़ मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ना, ये फॉलो करना है। मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये है, अब देखो फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलिवेंट नेटवर्क इन द इंडिया। भैया इसमें पॉइंट वाइज तो नहीं, इसमें तो सब टॉपिक्स हैं, तो कैसे लिखना है? देखो नॉर्थन प्लेन ये मैंने लिखा अलग से, फिर भले तुम ब्लू से लिख रहे हो तो नीचे लाइन अंडरलाइन करो, ठीक है। फिर पेनिनसुला रीजन, हिमालय रीजन, ये ऐसे करो। ऐसे करते करते पूरा आपको पेपर सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है? ये मैंने पूरा पेपर सॉल्व नहीं किया, जितना हो सकता था। एक टिप देता हूं, किसी को मत बताना यार, बहुत रिस्की टिप है, मैंने हमेशा फॉलो की है। देखो एक चीज, गलती हो जाए तो ऐसे नहीं करना है। क्या करना है? सिंपल सिंगल लाइन, पास में आया थोड़ा सा, और कान से सुन, कोई और देख ना ले। कभी कभी गलतियों पे क्रॉस मारना नहीं भी होता है, कभी कभी जब लग रहा है आंसर पूरा सही है, एक गलती हो गई है, जाने दे। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, जाने दे। किसी का इतना टाइम नहीं होता कि लाइन बाय लाइन पढ़े, और अगर वो बीच में हो रहा है तो फिर तो छोड़ ही दो, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। सब क्या बोलते, काटो। क्यों काटने? सामने लोगों को महसूस ही क्यों होने देना है गलती है? बताओ, तुम्हें खुद सोच के बताओ, ये बात नहीं है ना। सिमिलरली जो तुम्हें, मान लो तुमने एक पेज का आंसर लिख दिया, ये तुम्हारे SST में बहुत काम देगा और साइंस में बहुत काम देगा। तुम्हें लगा नहीं यार ये पूरा आंसर तो मैंने बहुत बड़ा लिख दिया, पर इसके काम की चीज़ें सिर्फ थोड़ी सी है, जो 2-4 लाइन है, तो वहाँ क्या करो? जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ तो जैसे ये है, ठीक है, ये पूरा मैंने 5-6 पॉइंट लिख दिया। अब मुझे लगता है कि उसके लिए सिर्फ 2 या 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूँगा? ऐसे करूँगा पेंसिल से ये दोनों तरफ, और यहाँ लिख दूंगा इम्पॉर्टेंट पेंसिल से। कैसे लिखूंगा? इम्पॉर्टेंट पेंसिल से, ऐसे मार्क करके इम्पॉर्टेंट। या कैसे करूँगा? ऐसे भी कर सकता हूँ कि एरो बनाया और साइड में लिख दिया इम्पॉर्टेंट। हाँ, मार्जिन ज़रूर बनानी है। इससे होगा क्या कि अगर उसका कम टाइम है तो वो क्या करेगा? सिर्फ जहाँ आपने इंपॉर्टेंट लिखा वहाँ चेक कर लेगा। ब्रह्मास्त्र है ये, मान ले मेरी बात, ब्रह्मास्त्र। समझ में आता है? ब्रह्मास्त्र। मैंने टीचर्स के लिए पेपर चेक करना आसान कर दिया था इस वजह से, खुद फॉलो किया है मैंने ये चीज़। मैं क्या करता था, जहाँ जहाँ मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है वो बस मार्क कर देता था, उनको पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ेंगे और जितना लिखेंगे उतना नंबर कटेगा, गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरीके से सोचो, टीचर के पर्सपेक्टिव, उसको क्या चाहिए? जो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ब्लैक पेन से नहीं लिख सकते कोई बात नहीं ना, जो इंपॉर्टेंट उसको मार्क कर दो इंपॉर्टेंट। कैसे मार्क करना है? सिर्फ फिर बता देता हूँ, एरो लगाया इंपॉर्टेंट, या फिर ब्रैकेट बनाया इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ कुछ? तो इस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करना है। PDF डिस्क्रिप्शन में, मतलब लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आराम से यूज़ करो, पर देखो भैया ने कैसे लिखा है, हम इसमें से क्या क्या ले सकते हैं, अपने इसमें मॉडिफाई करो, ठीक है। सुंदरता का प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी वो नंबर बाहर निखर कर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है? और चिंता नहीं करना है, चिंता चिता के समान है। कुछ नहीं भी आता है ना, तो शेर वही होता है यार जो आखिरी दम तक लड़े। बीच में भागने वाले को कायर कहते हैं। अभी भी 27 तारीख को पेपर है, 26 तारीख तक भी अगर तुम्हें कुछ नहीं आता ना, तो 4 घंटे में पढ़ के निकाल सकते हो। 4 घंटे, मैं कह रहा हूं ना, 4 घंटे में पास हो सकता है व्यक्ति। एक स्टोरी सुनाता हूँ 2 मिनट की। एक पेपर दिया था मैंने, नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा यार, किसी से डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। कुछ नहीं पढ़ के गया था मैं, कुछ भी नहीं पढ़ के गया था। हाँ, एग्जाम के टाइम, मतलब पूरे साल ध्यान दिया था मैंने, पर पढ़ के एग्जाम के पहले नहीं गया था, कुछ कारण की वजह से। पेपर आया ना, जब होश उड़ गए कि कुछ नहीं आता है, अपने हिसाब से आंसर फ्रेम किया था, अपने हिसाब से लिख कर आया, सुंदरता के साथ, बड़े बड़े आंसर। 60 में से 56 मार्क्स आए थे मेरे, 56। कुछ भी नहीं आता था, जेन्युइनली तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता था। 56 कम नहीं होते मेरे हिसाब से तो, जब आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। सो यहाँ से पेपर देते हैं और कहीं से भी नहीं। ये शुरू से कहता हूँ, पेपर यहाँ से देते हैं, घबराओ मत। लास्ट मिनट टिप भी लेकर आऊँगा 25 तारीख के दिन सुबह,
अभी फ़िलहाल ये देख लो, ठीक है। जितने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं प्लीज़ पहुंचाइए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि तभी तो वीडियो मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा, है ना। और फिर भी कोई डाउट हो, आप टेंशन मत लो यार, एग्जाम के पहले सब दूंगा। जैसे मुझे चिंता है ना तुमसे ज़्यादा, देखो पेपर प्रेजेंटेशन का पता था, दिया ना। सिमिलरली लास्ट मिनट टिप्स का मुझे पता है देना है, दे दूंगा। मैं भी इंसान हूँ यार, काम रहते हैं मुझे, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। एग्जाम से पहले सब कुछ इंपॉर्टेंट दूंगा, नोट्स दूंगा, सब कुछ ठीक है। तो फिलहाल उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। इंग्लिश में पढ़ाई करो, मैं स्ट्रेटजी डाल चुका हूँ, देख लो कैसे करना है। अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, कर लो, ठीक है। दे रहा है दुरुस्त है। इसीलिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और हमेशा याद रखिए हमें मचा कर आना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।